हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने सबसे पहली जो मैकेनिज्म थी वो लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर ली थी। EAR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जितने भी एनसीईआरटी में जगह जगह पर जहां कहीं पर भी EAR का एग्जांपल है वो तो हमने कवर किया ही। साथ में जो है वो आप ये मानो कि उनके अलावा भी कुछ एक ऐसे पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। हालांकि एनसीईआरटी से बाहर के पॉइंट थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है ना एनसीईआरटी से ही रिलेट करते हैं, या एनसीईआरटी में जो भी लाइनें लिखी है उन बातों को वो पॉइंट टच करते हैं। तो इसलिए हमने वो पॉइंट भी सारे जो वो कवर किए हैं। और भाई इसके अलावा देखो, हाइड्रोजनेशन वो EAR का एग्जांपल नहीं होता, हेट्रोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल होता है, हमने कवर कर लिया। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन हो गया, बिर्च रिडक्शन, बेंजीन, सारी चीजें जो है ना हमने पिछली क्लास तक जो है वो अच्छे से कवर करी है। तो अगर आपका EAR से रिलेटेड कोई भी पॉइंट अगर मिस हो गया, आप क्लासे जाके देख सकते हो। सबके लिए भैया अपने फ्री सेवा है, कोई जो अपने ऐसा नहीं है ना। और भाई देखो, यहां पर मैं आपको सारी केमिस्ट्री जो कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा धीरे धीरे। और नीट से रिलेटेड कोई भी जो वो अपडेट आएगा, जेई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, तो वो मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा अदर जो वीडियोस बनाता हूं उनके थ्रू, ठीक है ना। तो भैया देखो जरा कि ESR हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। मैं बता दूं आपको, हम मैकेनिज्म वाइज ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कई जगह पर चैप्टर वाइज पढ़ाई जाती है, कई जगह पर मैकेनिज्म वाइज पढ़ाई जाती है। हम यहां मैकेनिज्म वाइज पढ़ रहे हैं। आप चाहे चैप्टर वाइज पढ़ो चाहे मैकेनिज्म वाइज पढ़ो, लेकिन एक बार जो सीक्वेंस फॉलो करने लग गए आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करना। अब जो बच्चे चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं उनको ये सारे वीडियोस कैसे हेल्प करेंगे वो मैं बता देता हूं। कि भाई यहां हम क्या कर रहे हैं, जैसे ESR हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो पूरी एनसीईआरटी में, चाहे वो 11th की एनसीईआरटी हो चाहे 12th की एनसीईआरटी हो, पूरी एनसीईआरटी में जहां जहां ESR के एग्जाम्पल है ना वो सारे हम यहीं पर पढ़ लेंगे। अब जैसे कोई भी रिएक्शन आई, जैसे मान लो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आई ESR में, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहां मिलेगी ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। उस रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन, अगर पर्टिकुलरली कोई भी रिएक्शन करवाऊंगा तो मैं यहां पर आपको बता दूंगा कि भैया ये रिएक्शन आपको इस चैप्टर में एनसीईआरटी में यहां पर मिलेगी। और आप वहां पर जाके वो रिएक्शन देख लो, तो आपका चैप्टर वाइज भी साथ साथ क्या होता जाएगा, कवर होता जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन भैया देखो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ जो है वो लगातार जुड़ा हुआ हूं। अब आप जो है ना, आप लगातार क्या करते रहो, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। आउटपुट अपने आप आएगा, है ना। गीता में लिखा ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो आपको आउटपुट रिजल्ट अपने आप मिलेगा। आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। तो यहीं से हम स्टार्ट करने वाले ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक चीज मैं बता दूं, जैसे एल्कीन और एल्काइन में हमने बात करी थी ना, तो एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो है वो ESR हम पढ़ रहे हैं, तो ESR रिएक्शंस होती है, ये एक तरीके से आप बोलोगे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, बेंजीन वाले, या बेंजीन हो गया, या बेंजीन वाले जो भी कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती है, ये होती है अपने पास ESR। क्लियर है बात। तो सबसे पहले यहीं से हम बात स्टार्ट करते हैं। ESR क्या है, तो भैया ESR का मतलब ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो जी ESR है ना, ये इसका मतलब है। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि दीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो भैया ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है ना। कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है, जैसे आपको पूछ लिया एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन सी होगी, एल्काइन की कौन सी होगी, ऐसे बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन सी होगी। तो ये जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है, आप ऐसा बोल सकते हो। अब यार ESR डायरेक्टली देखो, हम जो है वो डायरेक्टली पॉइंट पर आएंगे कि रिएक्शंस होती क्या है, ESR क्या होती है। जैसे EAR में हमने क्या किया, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाया था, और फिर जो है वो हमने न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाया था। तो EAR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी कि जरूर कोई स्लो स्टेप में, जो आरडीएस स्टेप होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है। अब यहाँ ESR क्या है, तो भैया देखो डायरेक्टली हम आते हैं ESR पे। इस तरीके की रिएक्शन जो होगी ना, जैसे मान लो बेंजीन है, बेंजीन से ही हम अपनी बात करेंगे, फिर जो वो आगे बेंजीन पर अलग अलग ग्रुप जोड़ के हम चेक करेंगे कि कहाँ रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे बेंजीन है,
ठीक है, यहां पर मान लो कोई हाइड्रोजन है और ये यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा, तो किसी रिएजेंट से आएगा। तो यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अगर रिएक्शन होगी ESR तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहां से इस H को क्या कर देगा, हटा देगा H+ के फॉर्म में। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल और ये H+ क्या हो गया भैया, बाहर हो गया। इस तरीके की जो रिएक्शन होगी ना, इनको हम क्या बोलेंगे, ESR रिएक्शन बोलेंगे। ये होती है ESR रिएक्शन। कि कहने का मतलब ये है कि जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है ना, तो रिएक्शन इज कॉल्ड ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे चलती है, सबसे जरूरी पॉइंट यही है। रिएक्शन कैसे चलती है, बहुत ही आसान सा काम है भैया जी। आप ये देखो मैकेनिज्म, ठीक है भैया, ये रिएक्शन जो है ना, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास रिएजेंट है, मान लो ये रिएजेंट है ENU। अब यार रिएजेंट कोई भी होता है ना, जैसे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल कभी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, ये सारे के सारे जो है ना क्या रहेंगे, एक कंपाउंड के फॉर्म में रहेंगे, है ना। और जब रिएक्शन होगी तो ये जो इस तरीके से क्या होंगे, ब्रेक होंगे, ये E+ और ये NU-, है ना। अब देखना क्या होगा कि स्टेप फर्स्ट, सबसे फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, ये है भैया हमारे पास क्या, बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन और ये आया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा बेंजीन रिंग पर, और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों अटैक करेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यार कुछ भी करो, आप इलेक्ट्रॉन ला के दो, है ना। और इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेंजीन के आसपास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो बेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को देखकर, वही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, लास्ट पॉइंट जो EAR में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या था कि भैया जी इलेक्ट्रोफाइल को देखकर ये जो है वो क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करेगा। या तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा। और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग होगी, जैसे मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां शिफ्ट कर गया, है ना। अब यहां तो चाहे ऊपर करे चाहे नीचे शिफ्ट करे, दोनों तरफ रिएक्टिविटी बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां शिफ्ट किया और इसने जो इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया। तो हमारे पास रिएक्शन जब हुई तो रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बना, ये है भैया अपने पास H और ये है E, और यहां चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान से देखो, ये वाला कंपाउंड हमारे पास बना है, ठीक। और ये एक कार्बोकेटाइन है, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या है, कार्बोकेटाइन। एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि रिएक्शन का ये वाला जो स्टेप है ना, ये रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप बोले तो ये क्या है, RDS। रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है वो क्या होता है, RDS होता है, रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप होता है। क्लियर है बात। फिर देखना जरा कि यार बेंजीन तो कैसा था, एरोमेटिक था, और यहां पर ये वाला कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। जो अपने पास इंटरमीडिएट बन रहा है ना, ये नॉन एरोमेटिक है। कैसे, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल सिंगल, इसकी एरोमेटिसिटी चली गई। और कभी भी जो है ना, हमें पता है एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, और एरोमेटिक से ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। हमें कभी भी वो काम नहीं करना होता है जिससे कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो, कम हो। तो यहां पर कंपाउंड कम स्टेबल हो गए। ये कंपाउंड ध्यान से देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और कुछ भी करके ये अपनी एरोमेटिसिटी को वापस से गेन करेगा। इसमें देखो रेजोनेंस है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल, और ये मतलब डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस है। तो इसमें रेजोनेंस चलाते हैं, देखो जरा कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये इधर शिफ्ट होगा। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर H है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, ये पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो एक इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और बनेगी। भैया जी ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, है ना, ये H है और ये क्या है, E। और भाई इन सबको मिला के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमने बनाई, और इन सबको मिला के हम जो है वो इसकी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबको मिला के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो कैसी होती है, हाइपोथेटिकल होती है, इमेजिनरी होती है। तो सबको मिला के हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो भैया जी ध्यान से देखना, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा है, ये क्वेश्चन भी आता है यहां से, है ना। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा है, तो देखो रेजोनेंस इसमें यहां इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक रेजोनेंस है ना, यहां से लेके यहां तक रेजोनेंस है, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है। ये जो दोनों तरफ के सिंगल बॉन्ड है, इनमें रेजोनेंस नहीं है। यहां से लेके यहां तक रेजोनेंस है, तो भैया इतना रेजोनेंस है, तो इसमें डबल बॉन्ड के जो कैरेक्टर्स आएंगे ना, वो इतने ही आएंगे, यहां से लेके यहां तक। और ये बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, कहने का मतलब ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है।
और भाई इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल में इनमें से किसी को भी आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, है ना, या फिर जो है वो इनको हम बोलते हैं एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल दो, या फिर जो इनको आप बोल दो एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स, आयन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और भैया ये जो है ना सारी की सारी, ये जो है वो क्या होता है, ये एक कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। जो एरिनियम आयन होता है, अभी मैं लिखवा भी दूंगा, जो एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सारे के सारे एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। और ये क्या होते हैं, ये कार्बोकेटाइन होते हैं जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो एक ठीक ठाक स्टेबल इंटरमीडिएट हमारे पास बनता है, इसलिए रिएक्शन आगे चली जाती है। और ये हमारे पास इसकी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब एक तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो यहां ध्यान रखना, जैसे अभी मैं इस पर क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, है ना। तो एक तो ये हमारे पास रिएक्शन हुई फर्स्ट स्टेप में, ये स्लो स्टेप होता है, यानी स्लो स्टेप में आप ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है किस पर, बेंजीन रिंग पर, बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये स्लो स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि भैया बेंजीन पहले कैसा था, एरोमेटिक था, अब इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो चुकी है, जा चुकी है। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या होगा, ये हमारे पास बेंजीन है ना, और ये एरिनियम आयन है, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज था ना, ये देखो ये वाला, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, ठीक है। तो भाई देखो ये अपनी एरोमेटिसिटी वापस से गेन करेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो हाइड्रोजन को लेके बाहर, तो हमें जो है वो ये कंपाउंड मिला, देखो जी। और साथ में जो H और न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, बाहर हो गया। ये हमारे पास कंडीशन आई। रिएक्शन का ये वाला स्टेप जो है वो कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो अब देखना कि इस वाले स्टेप में क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ कि भैया बेंजीन पर एक हाइड्रोजन था वो हट गया और हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ये रिएक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ESR रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज ESR रिएक्शन। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ESR के बारे में कुछ एक हमारे पास जो है पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, और वो जो है वो मैं लिखवा भी देता हूं आपको, देखो जरा। इसको बता रहा हूं, हाँ जी भाई, ये जो पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा आपको, इनसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं भैया, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे इन पॉइंट से। हाँ जी, देखो सबसे पहला तो यही है कि रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुई, 2 स्टेप में कंप्लीट हुई, है ना। तो रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, ठीक है। रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हुई। फिर भैया जी इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, ठीक है, विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, विच इज ए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, ठीक है, जो कि क्या है, एक रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। ध्यान रखना एरिनियम आयन और कुछ नहीं है, एक कार्बोकेटाइन है जो कि रेजोनेंस से स्टेबल होता है, ठीक है। फिर भैया ये तो हुई अपने पास एक बात। अब देखो जी सबसे जरूरी जो सवाल है यहाँ पर वो ये है कि ESR के लिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी कम होगी।
कि ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मान लो 3-4 आपको कंपाउंड दे दिए अलग अलग बेंजीन वाले, और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रिएक्टिविटी फॉर ESR, ठीक है। देखो कि यार रिएक्टिविटी जो होती है ना, या रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, ये डिपेंड करती है स्लो स्टेप में, और स्लो स्टेप यानी RDS में जो भी हो रहा है, रिएक्टिविटी जो है उसी फैक्टर से अफेक्ट होगी। जैसे यहां पर स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जितनी जल्दी होगा हम बोलेंगे रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, जहां उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रोफाइल वही तो अटैक करेगा। तो भैया मेरे कि यहां पर क्या होगा ना, रिएक्टिविटी फॉर ESR, यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये जो है ना, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ESR के लिए रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी वहां पर। क्लियर है बात। अभी हम इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे कि ESR के लिए रिएक्टिविटी क्या है। फिर एक चीज और ध्यान में रखो, है ना, कि भाई इन ESR, ठीक है। देखो जी, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ESR में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये किसमें हुआ, फास्ट स्टेप में हुआ। और फास्ट स्टेप थोड़ी ना RDS होता है, RDS में तो क्या हो रहा है, RDS में तो अटैक हो रहा है। तो भैया फास्ट स्टेप में जो भी होगा रिएक्शन की रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो भैया इन ESR कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड does not breaks in RDS step. So rate of reaction does not depends on कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। कि भैया ESR में जो है ना, क्या हुआ है कि ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता है। कि भाई जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया, एक तो है हमारे पास बेंजीन C6H6, है ना, और जैसे रिएक्टिविटी फॉर ESR, ये आपको पूछ लेगा रिएक्टिविटी फॉर ESR। जैसे मान लो एक तो है हमारे पास C6H6 यानी बेंजीन, एक है C6D6 ड्यूटेरो बेंजीन, एक है C6T6, है ना, ये है ट्राइटियम। तो ये हमारे पास बेंजीन है। अब यार किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अभी मैंने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, तो यार यहां पर तो जो है कोई ऐसा ग्रुप है ही नहीं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। यहां पर तो जो है वो तीनों की तीनों क्या है, सेम, बस आइसोटोप चेंज कर दिया। तो भैया यहां इन तीनों में जो रेट है ना ESR के लिए, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल रेट रहेगी। क्यों है ऐसा, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां कार्बन ड्यूटेरियम, वहां कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन ESR के लिए जो रिएक्टिविटी या जो रेट है ना, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड ही नहीं करती है। और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करती है तो सबके लिए रेट क्या होगी, सेम ही होगी। फिर आप देखो जरा कि यहां पर हमारे पास ये है बेंजीन, ठीक, यहां तो कोई लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि +M वाला हो सकता है, +H वाला हो सकता है, +I वाला हो सकता है, ये तो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिर इसके बाद में जो दूसरी तरफ हमारे पास यहां पर कोई है इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, यानी कि -M है, -H है, -I वाला कोई ग्रुप है, ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक। तो +M +H +I -M -H -I, यहां ये सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे, ये सारे के सारे मिलकर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बेंजीन रिंग पर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक। और ये सारे के सारे मिलकर यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन रिंग पर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है रिंग पर, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए रेट या रिएक्टिविटी फॉर ESR, है ना, ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये ध्यान में रखना कि जितना ज्यादा डोनर इफेक्ट होगा ना बेंजीन रिंग पर, जितने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर जितनी ज्यादा होगी, ESR के लिए रिएक्टिविटी या रेट उतनी ही ज्यादा होगी। और यहां से देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे पहले इसी पॉइंट को कवर कर लेते हैं और धीरे धीरे जो है वो हम इस पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा
हाँ जी, कि भैया ऐसा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है भैया CH3, एक यहां पर आपको ये दे दिया OCH3, एक जो अपने पास है Cl, एक जो है यहाँ NO2। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं जितने भी एग्जाम्पल लिख रहा हूं ना, इन सब एग्जाम्पल में क्या करना है, एक तरीके से ESR के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है कि कौन सा वाला ESR के लिए कम रिएक्टिव होगा, कौन सा वाला ESR के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सिंपल सा काम है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर दी है, और ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कैसे करते हैं ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं GOC में। वहाँ पर जब मैंने एप्लीकेशन बताए थे MHI इफेक्ट के, तो वहाँ पर हम ये अच्छे से चेक कर चुके हैं ना। तो देखो वही अभी जो मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप चेक करना है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप चेक करना है कि जो भी ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल है। बस ये इतना सा आपको चेक करना और कुछ नहीं करना। कि जैसे हमारे पास ऐसा है, एक तो CH3 है, यहाँ पर ग्रुप है CH2CH3। ठीक है, इन सब में आपको ESR के लिए रेट चेक करनी है, CH3 और ये CH3, रिएक्टिविटी फॉर ESR CH3 और यहाँ पर CH3। जैसे एक ये है, बहुत आसान सा काम है भैया, और ESR रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट भी है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाता है यहाँ से। देखो स्टार्ट करते हैं, ESR के लिए रिएक्टिविटी है ना, चेक करो। यहाँ पर CH3 का इफेक्ट कैसा है भैया, +H इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है। OCH3 का इफेक्ट कैसा है, +M है। यहाँ पर जो Cl का इफेक्ट +M है, लेकिन Cl के केस में डोमिनेंट होता है कौन सा, -I, हेलोजन के केस में। तो ये वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, -I इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा ओवरऑल, और इसका इफेक्ट है -M, NO2 का -M है। तो हमें तो रिएक्टिविटी चेक करनी है। तो रिएक्टिविटी होती है कि जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रिंग पर, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सेकंड के बाद में फर्स्ट, फिर कौन सा होगा, थर्ड, और फिर कौन सा आएगा, फोर्थ। ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा। थर्ड और फोर्थ में कैसे कंपेयर किया, ये -M से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ रिंग से, रिएक्टिविटी उतनी कम हो गई। तो यहां पर जो है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, यहां पर कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। क्लियर है बात। तो ये हुई एक बात। फिर यहां पर आते हैं, देखो जरा कि जो अपने पास ये एल्काइल ग्रुप होता है ना, तो एल्काइल ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, +I होता है। लेकिन बेंजीन पर इसका इफेक्ट +H भी हो सकता है, कि अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट में मिलेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अगर आपने H को हटा के I चेक कर लिया तो आंसर गलत आएगा। कि मैंने आपको GOC में बताया था कि ये चेक करने का सीक्वेंस यही होना चाहिए। सबसे पहले आपको M चेक करना है, अगर M नहीं है या अगर M इक्वल है तो H चेक करना है, H नहीं है या फिर H इक्वल है तो फिर I चेक करना है। ठीक है ना। तो M H I ये सीक्वेंस रहती है। और अगर आपने यहां पर पहले I चेक कर लिया तो सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव आ जाएगा, जो कि गड़बड़ है काम। ठीक है ना। फिर यहां पर आते हैं, OCH3 का इफेक्ट कैसा है, +M। ये इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना भी बताया था भैया मैंने। अगर आपको नहीं आता ये इफेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एक बार जाके GOC की क्लासेस देखे, है ना। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई देखो GOC जो है वो हर चैप्टर में काम में आता है अपने, है ना। छोटे छोटे कंसेप्ट है लेकिन काम में आते हैं, इसलिए GOC मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले GOC करवाई जाती है। और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका GOC का कोई भी कंसेप्ट रहा हुआ है, क्लासेस जाके देख लो, अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि GOC खुद एक अकेला ऐसा टॉपिक है जिससे जो वो कम से कम जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो यहां देखो जरा, किसका इफेक्ट भी कैसा है, +M, के कॉन्जुगेटेड सिस्टम डायरेक्टली जुड़े हुए एटम पर एक लोन पेयर है तो +M। इसका भी इफेक्ट कैसा, +M, और इसका भी इफेक्ट कैसा आएगा, +M आएगा। अब जितना ज्यादा +M होगा बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ सबसे ज्यादा +M है किसका, NH2 का, ठीक है, नाइट्रोजन वाले का। फिर इसके बाद में किसका आएगा, फिर इसके बाद में आएगा पहले का।
और इन दोनों में जो है COCH3 के कारण क्या हुआ है, जैसे यहां पर भी COCH3 है, यहां पे भी COCH3 है, इसके कारण M इफेक्ट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्योंकि पहले तो जो है यहां तो लोन पेयर केवल बेंजीन के साथ रेजोनेंस करके यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन यहां पर ये लोन पेयर इधर CO के साथ भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन आने क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो इसके बाद में कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा, इसके बाद में कौन सा आएगा अपने पास, सेकंड आएगा, ये लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास जो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, हमने कुछ नहीं किया, केवल और केवल बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर अरेंज किया है, सिंपल सा काम है। फिर देखना कि और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही आसान सा काम है भैया, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाला एक कंपाउंड है, ठीक है, यहां हमें रेट बतानी है कि कौन सा वाला ESR के लिए कम रिएक्टिव होगा, कौन सा वाला ESR के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, जैसे एक ये हो गया, एक जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, जैसे मान लो ये 3 कंपाउंड है, अब इनमें जो है ESR के लिए हमें रिएक्टिविटी बतानी है, कौन सा वाला कम रिएक्टिव है, कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। आप खुद सोचो, देखना जरा कि यहाँ पर जो है ना बेंजीन है और ये वाला CO ग्रुप है, तो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े एटम पर जो क्या है, पाई बॉन्ड, और आगे वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीजन जो है ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये किसकी कंडीशन है, ये तो -M की कंडीशन है। तो भैया इस ग्रुप का यहाँ पर इसका -M लग रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा एटम लोन पेयर है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट लगा, +M इफेक्ट लगा। अब यहाँ पर जो है वो ना तो -M है ना ही +M है, क्यों, क्योंकि -M और +M होने के लिए कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, और यहां पर तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में कोई नहीं है ना, तो यहां पर ना तो -M होगा ना +M होगा, लेकिन यहां -I जरूर होगा, कि ये जो अपने पास एस्टर वाला ग्रुप है ना, इसका इफेक्ट है -I। ठीक है, तो अब देखो जरा, मुझे बता दो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा ESR के लिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सेकंड, फिर कौन सा हो जाएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, थर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ तो -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं और यहाँ -M से हो रहे हैं, है ना, तो -M से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, फिर देखना जरा और एग्जांपल देखते हैं भैया। एक तो है हमारे पास NH2 या NO2, दिस इज NO2, एक है हमारे पास यहाँ पर CHO, एक यहाँ पर है भैया Cl, ठीक है, और एक यहाँ पर कोई और जो है वो अपने पास ग्रुप है, मान लो OCH3 है। ठीक है, ये 4 कंपाउंड है और इन चारों में हमें वही रिएक्टिविटी चेक करनी है, किसके लिए, ESR के लिए, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो भैया NO2 का इफेक्ट कैसा, -M, ये भी -M, Cl का +M होता है लेकिन -I होता है, और इसका +M। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा, फोर्थ के बाद में कौन सा आएगा, थर्ड आएगा, थर्ड के बाद में सेकंड, फिर फर्स्ट। कि जितना ज्यादा -M होगा, हमें पता है -M NO2 का क्या होता है, CHO से ज्यादा होता है, जितना ज्यादा -M होगा रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखो जी, एक तो ये है, एक ये है, और एक हमारे पास ये है। ठीक है, अब यार इनमें ESR के लिए रिएक्टिविटी किसकी कम किसकी ज्यादा, तो मैं एक चीज बता देता हूं कि एक बेंजीन रिंग जो होती है ना, वो दूसरी बेंजीन रिंग के लिए एक तरीके से डोनर की तरह काम करती है। जैसे यहाँ तो एक सिंगल बेंजीन रिंग है, जैसे इन दोनों में ये वाली जो है ना डोनर की तरह काम करेगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी, और ये दोनों मिलकर इस बीच वाली रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, थर्ड वाला, फिर कौन सा आएगा, सेकंड वाला, फिर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। ये हमारे पास NSR के लिए रिएक्टिविटी रहेगी। ठीक है, सॉरी ESR के लिए, मैं बार बार NSR बोल रहा हूँ, हम ESR पढ़ रहे हैं, तो ESR के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, अब देखो इसी पर जो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ जी, देखो एक एग्जाम्पल ऐसा है, इसी के जैसा एग्जाम्पल है जो अभी हमने देखा था ना, इसके जैसा एग्जाम्पल है। आप खुद सोचना कि जैसे
कंडीशन ऐसी है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इधर जो है वो एक ग्रुप जुड़ा है अपने पास COO, ठीक है, एक तो ये है और दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। आपको ये चेक करना है वही कि कहाँ बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, कहाँ बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि एक ये वाला एग्जाम्पल हो गया अपने पास, ठीक है, ये सेकंड हो गया, और एक और मैं बना देता हूँ, एक ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इन तीनों में से कौन सा वाला ESR के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, चेक करते हैं आओ। कि सबसे पहले तो यहाँ पर इफेक्ट देखना, बेंजीन से डायरेक्टली CO ग्रुप जुड़ा है तो इसका -M है, और CO ग्रुप जुड़ा है तो इसका भी -M है। -M वाला तो क्या करेगा, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यहाँ इसका +M है और इस वाले का कैसा है, -M है, ठीक है। हाँ तो देखो, तो यहाँ पर जो एक +M है, दूसरा -M है। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ देखो इसका भी +M है और इसका भी +M है, यानी दोनों तरफ जो भी ग्रुप जुड़े हैं इन दोनों का +M है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड में मिलेगी। फिर कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपने पास सेकंड, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको इसमें मिलेगी, तो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ESR के लिए रिएक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है। अब देखना, एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है ना। इसको तो मिटा रहा हूं मैं। एक तो क्वेश्चन आपको यही पूछेगा, जैसे 3-4 कंपाउंड दे दिए, आपको पूछ दिया कि यार ESR के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। और एक जो है वो आपको हो सकता है एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पूछ ले। देखो कैसे, कि भैया ऐसा है, जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन ESR, ठीक है। तो आपको पूछा है कि एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स की सही स्ट्रक्चर कौन सी है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन आपको ये दे दिया, ये E है, ठीक है, ये पॉजिटिव। एक ऑप्शन आपको ये दे दिया कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये पॉजिटिव। एक ऑप्शन आपको ये दे दिया कि भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से ये पॉजिटिव। और एक ऑप्शन आपको ये दे दिया कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यार एरिनियम आयन देखने में तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, है ना, लेकिन सही स्ट्रक्चर कौन सी है, तो यहाँ सही स्ट्रक्चर कौन सी होगी, फोर्थ होगी। और अभी मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बताई थी। क्या कारण है, कारण ये है कि यार जब बेंजीन ने इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दिए, ये बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर जो है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और ध्यान से देखना कि इसमें जो रेजोनेंस चल रहा है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक रेजोनेंस चल रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक रेजोनेंस चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इतने में हम बोलेंगे कि ये वाली कंडीशन आएगी, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे इस पूरे में, ठीक है। यहाँ पूरे में जो है वो क्या आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। इसलिए ये वाला एरिनियम आयन सही है। ना कि देखो कि ये वाला जो है कैसे बना रखा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसने इस पूरे में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बना रखे हैं ना, यहाँ रेजोनेंस थोड़ी है, रेजोनेंस तो जो है वो इतने में ही है, इतने में ही है ना। तो इसको पहचानने का तरीका ये रहेगा, मैं बता दूं आपको कि यार यहाँ जहां जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है ना, उसके दोनों तरफ के जो बॉन्ड होंगे ना वो सिंगल बॉन्ड रहेंगे, उनमें डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं रहेगा, ठीक है। एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रोफाइल जिस पोजीशन पर जुड़ा है उसके दोनों तरफ के जो बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं रहेगा, तो वहां पर आपको पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं लगाना है ना। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन,
ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इनमें से कौन सा है। जैसे सिंपल सा काम है, एक तो मैंने आपको ये दे दिया, ये ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे एक तो ऐसा है, ठीक है, एक कार्बोकेटाइन जो है वो आपको ये वाला बना दिया, ठीक है, एक यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये वाला बना दिया, ठीक, और जो है वो एक, जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, समथिंग इलेक्ट्रोफाइल या कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक ये वाला कार्बोकेटाइन है, जैसे मान लो H और H ही है, ठीक, और एक कार्बोकेटाइन कोई और है, जैसे कि मान लो यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे, ये पॉजिटिव और ये NO2, ठीक है। इस तरीके से जो है वो अपने पास 4 कार्बोकेटाइन है। अब बोला है कि सबसे ज्यादा स्टेबल, सिंपल सा काम कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि यार रिंग पर डोनर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा ना, रिंग पर डोनर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और रिंग पर विड्रॉवल इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर देखना जरा, NO2 का हमें पता है विड्रॉवल इफेक्ट होता है ना, -I -M होता है, जैसे यहाँ पर -I लगेगा, यहाँ पर जो है वो इसका भी विड्रॉवल इफेक्ट -I, यहाँ जो है वो कोई इफेक्ट ही नहीं है यार, यहाँ NO2 का तो -M लग रहा है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला। तो क्वेश्चन इस तरीके का भी आपसे पूछ सकता है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो, ये है भैया ESR हमने स्टार्ट किया है, और अब थोड़ा सा हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, और वो है भैया डायरेक्टिंग इफेक्ट। ध्यान से देखना, हाँ जी। तो देखो, डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स, भैया डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है पहले तो इसको समझो, ठीक है। जैसे डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्ट करता है ना। फिल्म की शूटिंग हो रही है मान लो, और बढ़िया सा जो वो डायरेक्टर बोलता है कि कैमरा रोल एक्शन, ठीक है, तो डायरेक्टर बताता है ना कि अब क्या करना है, एक्शन कैसे करना है, फिर वो चेक करता है कि सीन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो रीटेक, ठीक है। तो भाई डायरेक्टर एक तरीके से डायरेक्ट करने का काम करता है किसी भी चीज को। तो यहां पर बेंजीन है ना, बेंजीन पर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा होगा जो कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा कि यार इलेक्ट्रोफाइल तेरे को ऑर्थो पर जाना है, तेरे को मेटा पर। पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको, एक सिंपल सा काम है, हालांकि तुम तो बचपन से होशियार हो, तुम्हें तो पता ही होगा। यहां पर कोई ग्रुप लगा है G, ठीक है। तो भाई ये जो पोजीशन है ना G के जस्ट बाजू में, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्थो। ये भी कैसी है, ऑर्थो, ठीक। फिर ऑर्थो के जस्ट बाजू में ये दोनों पोजीशन कैसे हैं, मेटा, और ये भी कैसा है, मेटा, और ये वाला पोजीशन कैसी है, पैरा। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा। और जिस पोजीशन पर कार्बन जुड़ा ना, ये वाली पोजीशन, ये है क्या, ये पोजीशन है इप्सो। तो हमारे पास जो है वो इप्सो है। इप्सो का मतलब जहां ग्रुप जुड़ा है, फिर ऑर्थो है, फिर मेटा है, फिर पैरा है ना। ये तो आपको पता ही है, बहुत ही सिंपल सा काम है। अब यार देखना कि मान लो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जैसे एक तो सिंपल बेंजीन है। अब यार बेंजीन पर तो सारी पोजीशन कैसी है, सेम है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है, कहां करवाऊं, कहीं भी करवा दो, क्या सारी की सारी पोजीशन कैसी है, सेम ही है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमें करवाना है, कहां करवाएं, अरे मेरे भाई कहीं करवा दे सारी पोजीशन। लेकिन भाई अगर यहां पर आपने कोई ग्रुप जोड़ रखा है G, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, भैया यहां इस पोजीशन करवाओगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, यहां करवाओगे तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा, और अगर यहां पर करवाओगे तो जो अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां सब में पॉसिबिलिटी क्या है, अलग अलग है। तो सब में पॉसिबिलिटी अलग अलग कंपाउंड बनने की है। तो कहां अटैक करवाए, तो ये चीज डिपेंड करती है इस ग्रुप G के इफेक्ट पर कि यार इस G का इफेक्ट कैसा है ना। तो डायरेक्टिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं कि ये G क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक तरीके से गाइड करेगा कि यार तू एक काम कर ऑर्थो पर चला जा, कि यार तू एक काम कर मेटा पर चला जा, या तू जो है वो पैरा पर चला जा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग इफेक्ट, है ना, कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग की कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग इफेक्ट, ठीक है ना। अब देखना कि ये चीज जो है ना,
कि कैसे हम चेक करेंगे कि यार इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट है या मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है। तो बस देखो जरा कि करना क्या है आपको, कैसे हम देखेंगे कि इफेक्ट कैसा है। ठीक है, देखो जी, मैं एक चीज आपको लिखवा देता हूं यहां पर कि भाई ऑल ग्रुप्स विच शोज प्लस एम, ठीक है, स्ट्रोंग प्लस आई या स्ट्रोंग प्लस एच इफेक्ट या इवन प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, ठीक है, विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है भैया जी, बात ऐसी है, देखो एक तो होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मैंने यहां पर आपको डायरेक्टिव इफेक्ट और साथ में एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ये दोनों एक साथ करवा दिए। क्या होगा, एक्टिवेटिंग का मतलब है कि हमारी रिंग जो है ना, बेंजीन रिंग, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेट होगी। और एक्टिवेट कब होगी, जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वहां पर जो है वो हम बोलेंगे कि रिंग उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेट होगी, उतना ही जल्दी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। और रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब कोई स्ट्रॉन्ग प्लस एम वाला हो, यानी प्लस आई वाला कोई इफेक्ट लगा हो रिंग पर, या प्लस एच इफेक्ट वाला जो है कोई ग्रुप जुड़ा हो। तो ये सारे के सारे रिंग को क्या करते हैं, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इन सब की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेट होगा, और मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या, बेंजीन रिंग हमारी एक्टिवेट होगी और रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो आप समझो जरा इसको कि अब ये सारे के सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो OH है, या यहाँ OCH3 हम लगा देते हैं। मुझे बताओ इसका इफेक्ट कैसा है, OCH3 का इफेक्ट कैसा है, प्लस M है। ये चीज आप ध्यान में रखोगे, पहले M ही चेक करना है, फिर H, फिर I चेक करना है। मैं आपको सबके एग्जांपल बताऊंगा कि प्लस M वाला ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, फिर प्लस I जिसका स्ट्रॉन्ग प्लस I, भयंकर प्लस I है, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, और जिसका प्लस H इफेक्ट है वो क्यों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये सारे के सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो सबसे पहले इसका इफेक्ट है प्लस M। एक काम करते हैं, प्लस M से हम इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी। तो भाई देखो जरा कि सबसे पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी आई, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा O, और ये CH3। क्लियर है बात। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ नीचे वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर चार्ज आएगा कैसा, नेगेटिव, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या आएगा CH3, ये पॉजिटिव। क्लियर बात। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये वाला इधर, ये वाला यहाँ। तो हमारे पास जो है वो अगली इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आया। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला इधर, तो ये वाला इस पर, है ना। तो वापस से जो है वो पहली और लास्ट वाली, ये दोनों की दोनों कैसी है, ये दोनों की दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, दोनों की स्टेबिलिटी एनर्जी सब बराबर है। ये देखना, इस तरह की कंडीशन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सबको मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। तो मैं इन सबको मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं। तो देखो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। भैया ये सारी चीज़ें जो है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा जो है वो इस पर डिस्कशन करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो ये देखना, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड में आप चेक करो जरा कि यहां पर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड में कहां कहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखो हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो वहां जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। तो इसमें कहां कहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। यानी कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो कहां कहां हुआ, वो ऑर्थो और पैरा पर ही हुआ, मेटा पर तो इसका कोई इफेक्ट आया नहीं। तो इसलिए प्लस M के कारण आप देखोगे कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इसलिए प्लस M वाले जितने भी होंगे सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भैया ड्यू टू प्लस M इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be increased on ortho and para position of benzene ring
of benzene ring. So these are effect of these type of groups will be ortho para डायरेक्टिंग। ठीक है, तो भैया इस तरीके की जो भी ग्रुप होंगे ना उनका इफेक्ट कैसा होगा, उनका इफेक्ट होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। फिर देखो कि नेक्स्ट प्लस एच वाला चेक करते हैं कि प्लस एच के कारण क्या होता है। प्लस एच वाला भी तो मैंने लिखा है ना कि प्लस एच वाले जितने भी है वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, चलो बाद में लिखवा देंगे, हेलोजन की बात कर रहा था मैं, हेलोजन का बाद में लिखवा देंगे, माइनस एम भी पढ़ लेते हैं उसके बाद में हेलोजन का लिखवाएंगे, लेकिन माइनस एम से पहले प्लस एच वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखना कि प्लस एच के कारण क्या होगा। हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है, CH3। अब इसमें कोई प्लस एम वाला है नहीं, है ना, तो प्लस एम वाला नहीं है, लेकिन CH3 का इफेक्ट कैसा है, प्लस एच, और इसका प्लस एच भी ठीक ठाक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस एच है। मैंने क्या लिखा है आपको, प्लस एम हो चाहे प्लस एच हो चाहे स्ट्रॉन्ग प्लस आई हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। यानी कि ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेंगे, ऑर्थो और पैरा पर भेजेंगे, मेटा पर नहीं भेजेंगे। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर जुड़ेगा, यानी एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि भैया इसमें एच इफेक्ट होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन हमने ऑलरेडी जीओसी में पढ़ा है, तो इसमें एच इफेक्ट जब होगा तो ये ऐसे चलेगा, ये वाला बॉन्ड जो है ना इधर शिफ्ट हुआ, और ये वाला बॉन्ड जो है इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ। तो इसमें जब हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, यहां नेगेटिव आया, यहां डबल बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहां चार्ज कैसा है, पॉजिटिव H+। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां, ये वाला नेगेटिव चार्ज मतलब डबल बॉन्ड नीचे की तरफ, तो यहां पर आएगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड CH और ये H, और यहां पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये यहां, और ये वाला जो है वो यहां पर आएगा। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये CH, ये H और ये पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ और ये वापस से इधर, तो हमारे पास जो है वो कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ध्यान से देखो जरा कि हमने जब प्लस एच इफेक्ट चलाया तो सेम टू सेम वैसी ही कंडीशन आ रही है जैसी प्लस एम में आई थी, कि यहां पर भी अगर आप देखो इन सबसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे, मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, तो वैसे तो ऐसा आएगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड प्लस एच इफेक्ट। भैया प्लस एच इफेक्ट की स्ट्रक्चर तो ये एक ही है, बाकी सारी तो क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। और एच इफेक्ट जब चलेगा तो ये तीनों हाइड्रोजन एक एक करके H+ के फॉर्म में फ्री होंगे, ये बात मैं आपको जीओसी में बता चुका हूं। तो यहां पर देखना जरा कि इसमें जो है वो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखो कौन कौन सी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पर, तो प्लस एच की वजह से भी ऑर्थो और पैरा पर ही नेगेटिव चार्ज आएगा। और मेरे भाई ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आया तो हम बोलेंगे कि ये भी कैसा है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव, मतलब पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो मैं यू लिखूंगा ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव चार्ज will be increased only on ortho and para position of benzene ring। ठीक है, so groups which shows plus H effect, ठीक है, विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। तो हमारे पास देखो सबसे पहले अभी मेटा डायरेक्टिंग की बात नहीं करी है, मैं उन ग्रुप की बात कर रहा हूं जिनका प्लस एम होता है, जिनका प्लस एच होता है और जिनका स्ट्रॉन्ग प्लस आई होता है, बहुत ज्यादा प्लस आई होगा, है ना। तो ये सारे के सारे ग्रुप जो है वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं। ठीक, फिर देखना कि एक और हमारे पास बाकी रह गया जो है स्ट्रॉन्ग प्लस आई वाला। ठीक है, एच वाला हमने देख लिया, प्लस एम वाला देख लिया, अब प्लस आई वाला देखते हैं।
प्लस आई। हाँ जी, देखो बात ऐसी है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, यह है C, यहाँ है CH3, यहाँ है CH3 और यहाँ है CH3, ये एक कंपाउंड है। अब ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ना, इसका प्लस M तो है नहीं, इसका प्लस H भी नहीं है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका केवल कौन सा इफेक्ट है, इसका केवल इफेक्ट है भैया प्लस आई, और क्योंकि बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो इसका जो प्लस आई है ना, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट है। अब यार स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट की प्रेजेंस में जो है ना, वो कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये हो सकता है, हमें तो यही समझना है। तो आप समझो कि यार यहां हमें यह पता है, देखो कि चाहे आप ऑर्थो पर जोड़ दो चाहे पैरा पर जोड़ दो, जब भी रेजोनेंस चलता है ना, तो रेजोनेंस का इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पर ही होता है, मेटा पर तो होता नहीं है। तो मैं दो पॉसिबिलिटी ले लेता हूं यहां पर कि यार एक काम करते हैं, एक बार तो इलेक्ट्रोफाइल को हम ऑर्थो पर जोड़ लेते हैं, ऑर्थो पर जोड़ दो चाहे पैरा पर जोड़ दो, आप ऑर्थो पर जोड़ोगे तो भी वही कंडीशन आएगी जो पैरा पर जोड़ेगी, पैरा पर आएगी। तो एक बार तो मैं इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पर जोड़ के देखता हूं, चेक करता हूं कैसा कार्बोकेटाइन बनता है, एक बार मैं मेटा पर जोड़ के देखता हूं। हमारा सवाल यह है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं होता। तो एक काम करो, एक बार तो ऑर्थो या फिर पैरा पर जोड़ के देख लो आप इलेक्ट्रोफाइल को, इवन चलो मैं दोनों पर जोड़ के बता देता हूं आपको, और फिर जो एक बार मेटा पर जोड़ के देख लो, जहां कार्बोकेटाइन, जहां इंटरमीडिएट, जहां एरिनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही रिएक्शन होगी। इसका मतलब इसका डायरेक्टिंग इफेक्ट उसी के अकॉर्डिंग होगा। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यार इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में मान लो इलेक्ट्रोफाइल जो यहां जुड़ा, ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कंडीशन निकल के आएगी, यहां तो इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड और ये CH3 और यहां CH3 और यहां CH3, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक। फिर एक काम करता हूं, मैं मेटा पर जोड़ के देखता हूं, तो मेटा पर जोड़ूंगा तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, यहां C, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। भैया जी मेटा पर जोड़ोगे ना तो यहां तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, यहां ऊपर वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये वाली कंडीशन आई, यहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा मेटा पर, ठीक। और एक बार मैं पैरा पर जोड़ता हूं, तो पैरा पर जोड़ूंगा तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी, C, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। और यहां पर जोड़ेंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, देख लो जरा ऐसी कंडीशन आएगी। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज यहां कैसे लगा दिया, जैसे मान लो यहां पर जोड़ा तो यहां पॉजिटिव कैसे, कि भाई इलेक्ट्रोफाइल को देखकर इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ होगा, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर शिफ्ट हुए या नीचे शिफ्ट हुए, कहीं पर भी शिफ्ट कर दो। अब हमें जो इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ा तो इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर शिफ्ट हुए, यहां चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। सब में आपने ऐसा ही काम किया है, जैसे यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा है, यहां इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा, इसका मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हुए, ऊपर पॉजिटिव आ गया, ठीक। अब यार एक काम करते हैं, इनमें रेजोनेंस चलाते हैं, जैसे इसमें रेजोनेंस चलाए तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी, ये वाला यहां आएगा, तो जैसे ही ये यहां आया तो पॉजिटिव चार्ज यहां, ये डबल बॉन्ड, ये C, यहां है CH3, यहां है CH3 और यहां है CH3 और ये है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला अच्छा ये तो इधर आया था और ये वाला जो है वो इधर आएगा, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो ये बनी। यहां पर देखो जरा, ये आया C, ये CH3 और ये CH3 और ये इलेक्ट्रोफाइल और यहां पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ठीक। ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करूंगा तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाली आई, ये C, इसको ऐसा लिख देता हूं CH3 और ये आ गया होल थ्राइस, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये यहां पर, यहां नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, यहां है, और यहां चार्ज आ गया कैसा, पॉजिटिव। एक और बनाते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये वाला बॉन्ड इधर, तो इसकी अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर आया C और CH3 होल थ्राइस और ये आया क्या, इलेक्ट्रोफाइल, देख लो जरा ऐसी कंडीशन है। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में अगर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे ये वाला इधर, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आई, ये C, ये CH3,
यहाँ पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये कंडीशन है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला यहाँ, ठीक है, तो C और ये CH3 होल थ्राइस, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान से देखो ज़रा, है ना, ये हमारे पास कंडीशन है। आप ये समझो कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें देखना कि यार यहां पर इसका प्लस आई लग रहा है, प्लस आई लगा, ठीक है, स्टेबल हुआ। यहां पर सेम ये वाला कार्बोकेटाइन ही बन रहा है ऐसा ही कि डायरेक्टली जो इस कार्बन पर प्लस आई लग रहा है और प्लस आई बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों के केस में, ठीक है, इन दोनों में, यानी कि जब आपने इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर जोड़ा तो जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है ना, वो क्या बन रहा है, वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, वो रेस्पेक्टिवली ज्यादा स्टेबल है। और क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। और यहां पर देखो, यहां कभी भी चार्ज जो है वो इस कार्बन पर आएगा ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा ही नहीं, और इस कार्बन पर नहीं आएगा तो कम स्टेबल, क्योंकि हमें पता है प्लस आई इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहां डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, देखो जरा, डिस्टेंस ज्यादा हो गई, यहां डिस्टेंस ज्यादा हो गई, डिस्टेंस ज्यादा हो गई, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी प्लस आई से, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कार्बोकेटाइन अगर कम स्टेबल बन रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, हमें तो वही काम करना है जिसमें स्टेबिलिटी क्या होती हो, बढ़ती हो। तो इन दोनों में क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, मैं ये लिखूंगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन या एरिनियम आयन, ठीक है, ग्रुप्स विच शोज स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये पॉइंट है जो कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था भैया, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और भाई ध्यान रखना कि इसको आगे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, कि जैसे हमने पहले तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देखा, कल हम जो मेटा डायरेक्टिंग से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ESR हमने स्टार्ट कर दिए हैं, छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही आसान सा काम है। एरोमेटिक कंपाउंड की जितनी भी रिएक्शन है सारी इसमें हम कवर करेंगे। तो यहां से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।